हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं कुछ खास चीज़ सीखने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहा है। मैथ्स का तो बहुत हमने लेक्चर दिया, बट अभी जो टाइम जो चल रहा है साइंस का चल रहा है, विज्ञान का, उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास। जैसे कि अभी तक तो हम लोग बहुत कुछ लिख चुके और बहुत पढ़ चुके, बट आज मैं आपको बिल्कुल लिखने वाला और जो पढ़ने वाला जो चीज़ है वो आपको मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं बतलाऊँगा ओरल और वर्बल। मैं आपको ओरली आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम में बीट करते हैं और किस तरीके से हम लोग उस चीज़ को सही मायने में सही ढंग से कैसे ट्रिक के साथ हम लोग लिख करके आते हैं। आज मैं आपको बतलाऊंगा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन साइंस के रिगार्डिंग, साइंस से रिलेटेड, विज्ञान जो सब्जेक्ट है आपका। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का इस तरीके से आ रहा था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि याद ही नहीं होते हैं, मैं कैसे लिखूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन वो कैसे याद करते हैं और कैसे सही ढंग से लिखते हैं। और बहुत सारे मतलब इंटरेस्टिंग और फैक्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो सीधा जा करके आपके मतलब बोर्ड एग्जाम से टकराएगा, उन क्वेश्चन के बारे में मैं आपको वर्बली मैं आपको बताऊंगा। मैं राजू सर, मेरा चैनल जो है आपका, सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनका सबका स्वागत है। आइए हम लोग कुछ सीखते हैं कुछ खास। आइए हम लोग देखेंगे आज जो है कुछ खास चीज़ को देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे याद करते हैं और कैसे हम लोग पढ़ते कैसे हैं, कैसे आपको जो है इजी वे में याद हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या है। आज हम लोग शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैस, दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एकदम सिंपल और अंदाज और साधारण लैंग्वेज में कि जब भी कोई पेड़ पौधे डूब जाते हैं पानी में, और भूस्खलन से हो, धरती के हिलने से हो, या प्लांट्स के या बाढ़ से हो, और वो जब पानी में जब डूब जाते हैं, डूबने के बाद आपको भी पता है कि वो सब सड़ने करने लगते हैं। हवा की अनुपस्थिति में, अवायवीय स्थिति में वो सड़ने करने लगते हैं, और सड़ने गलने के बाद उनसे एक खास तरह की गैस निकलती है जिसको हम लोग मीथेन गैस कहते हैं, CH4, और उसी गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे कि जब पेड़ पौधे मिट्टी में दब जाते हैं, या बाढ़ आने की वजह से, या भूमि स्खलन, भूकंप आने की वजह से जो पेड़ पौधे दब जाते हैं मिट्टी के अंदर, और दबने के बाद जब वो सड़ने लगते हैं, तो सड़ने के वो जब उनकी जो अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो सड़ने करने लगते हैं, और उनसे एक खास तरह की गैस निकलती है जिसको हम लोग मीथेन गैस कहते हैं, CH4। इसी गैस प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा, और मैं बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे बायोगैस के बारे में, देखेंगे कि बायोगैस क्या चीज़ है, वह चीज़ हम लोग देखेंगे। बायोगैस जो है ना, उसको मैं आपको बताऊंगा कि बायोगैस के बारे में बतला रहा था कि बायोगैस को किस तरीके से हम अंदाजे और वर्बली कैसे लिखेंगे, उस चीज़ के बारे में देखेंगे कि विविध पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु के अवशेष या उनका जो है मल मूत्र, जैसे कि गोबर वगैरह, जब वो क्या चीज़ होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो अपघटित होते हैं, और अपघटित होने के बाद वो उनसे जो गैस निकलता है उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। उसका एक और प्रचलित नाम है, उसको हम लोग गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि जब पेड़ पौधे, पादप या उनके मल मूत्र, गोबर, जब वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और अपघटित होकर के उनसे जो गैस निकलता है उसको हम लोग बायोगैस या उसको हम लोग गोबर गैस के नाम से जानते हैं। और इसका जो है, इसमें जो है आफ्टर ऑल बायोमास जो गैस जो होता है वो काफ़ी जो है पादप और जंतु के बाद जो पदार्थ वर्तमान में रहता है उसे हम लोग बायोमास कहते हैं, और बायोमास भी एक ईंधन का एक रूप है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं आपके सामने मैं बताऊँगा, और इस चीज़ को आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। हम लोग देखेंगे फिर एक नए क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको ये देखा जाता है, एग्जामिनर ये देखने का कोशिश करता है कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनका कंसेप्ट कितना क्लियर है। और आपको एग्ज़ाम में यह भी कहा जाता है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दें। तो हमको इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सिंपल और साधारण होनी चाहिए, तभी जा करके वहाँ पर मार्किंग होती है, क्योंकि हमको किताबी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखना होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको फिर एक नई क्वेश्चन को मैं बतला रहा हूँ।
जैसे कि एग्जाम में आपका आता है कि नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा में क्या अंतर है। तो नवीनीकरणीय का मैं बतला दूं, नवीनीकरणीय, नवीन का मतलब होता है नया, और अनवीनीकरणीय दैट मीन्स नया का उल्टा, जो नया नहीं हो सके। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा एक वैसी ऊर्जा है जिसका प्रयोग या उपयोग के बाद पुनः हम की उसकी प्राप्ति हो जाए, उसको हम लोग नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम लोग हवा ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस आ गया नया होकर के, ये नवीनीकरणीय ऊर्जा है। सेकेंड थिंग, पानी के बारे में देखेंगे। पानी जो है वाटर, उसके जो सोर्सेस हैं, सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है, वह भी नवीनीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि जो इस चीज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं फिर वो वापस उसको प्राकृतिक नेचर क्या करती है कि जनरेट कर देती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सनलाइट हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही पानी फिर भूमि के सतह में जा करके फिल्टर होकर के दोबारा हमको वापस मिल जाती है। ये सारी नवीनीकरणीय ऊर्जा है। और अनवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में लिखेंगे, ऊर्जा का वह रूप या वह स्रोत जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन दोबारा वो चीज़ हमारे वापस नहीं आ सकती है, उसको हम लोग अनवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि पेट्रोल हम लोग कंज्यूम करते हैं, मोटरसाइकिल में, कार में डालते हैं, वो पेट्रोल हमको वापस नहीं मिल सकती। कोयला हम लोग जलाएंगे, वो राख बन जाएगा, फिर राख से कोयला नहीं बनने वाला है, ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा है। इसके अलावा डीजल हो गया, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कागज़, ये सारी अनवीनीकरणीय ऊर्जा है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम लोग उस चीज़ को याद करेंगे, समझेंगे और जाके एग्ज़ाम में लिखेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं, उसकी पूरी सीरीज़ देखते हैं, तो मैं आपको सारा क्वेश्चन इस तरीके से ओरली मैं याद आपको करवाने का मैं संकल्प लेता हूँ, और आपके बहुत अच्छे मार्किंग आएंगे। और अपने लैंग्वेज जैसे मैं बतला रहा हूँ, जैसे कि ये तो अभी जो है वीडियो जो चल रही है, इसको आप बार बार कई बार रिप्ले करके आप देख सकते हैं, आपको कोई कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं आता है, तो आप इसको देखें। साथ ही साथ अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ और भी जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, उनको भी बतलाएं, क्योंकि आपको तो पता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि उसको बांटने से बढ़ती है। एजुकेशन इज दैट थिंग्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड देन स्प्रेड एंड स्प्रेड एंड स्प्रेड एंड सो ऑन। तो इस तरह के हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बतलाऊँगा। ये केमिस्ट्री से मैं क्वेश्चन आपको बतलाऊँगा और बायो से मैं बताऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक, जैसे कि केमिस्ट्री में है, ये क्वेश्चन जो आता है उसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन आएंगे, तो हमको समझना ये पड़ेगा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो अम्ल जो है उसको इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं, और जो क्षार होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में बेस कहते हैं। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, और बेस जो होता है, क्षार जो होता है, वो स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जो है, अम्ल के बारे में देखेंगे, वो क्या करता है कि उसकी जब टेस्टिंग करेंगे तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वो अम्ल है। बेस क्या करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में कन्वर्ट कर देता है। अम्ल जो है उसके अंदर जो चीज़ें जो होती हैं वो आपका मतलब निगेटिव चार्ज होगा, और जो बेस जो होता है वो आपका धनायन चार्ज होगा। इस तरह इससे जुड़े हुए और बहुत सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा, बस आप कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप के। आइए हम लोग और भी नई चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री में, रसायन में हमसे पूछा जाता है रासायनिक समीकरण क्या है। उस चीज़ को हम लोग कैसे बनाएंगे। रासायनिक समीकरण क्या है, जब कोई पदार्थ या जब कोई अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया के दौरान उस पदार्थ में किसी प्रकार का जब बदलाव आता है, जब कोई परिवर्तन आता है, तो हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सिंपल अंदाज में, सिंपल भाषा में हम लोग लिखेंगे कि आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, आप गौर से सुने कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में जो परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वह पदार्थ जब रासायनिक प्रक्रिया जब होता है तो उसके रंग में, रूप में, तापमान में बदलाव आता है। अब रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल देंगे। जैसे दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है,
चावल से भात का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग सांस लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरीके सिंपल अंदाज में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके समझाएं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण दैट मीन्स बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि दोनों तरफ बराबर होना। दोनों तरफ अगर वेट बराबर है दैट मीन्स बैलेंस है। तो हम लोग लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण हम लोग बोलेंगे जिसके परमाणुओं की जो संख्या है बाईं ओर और दाईं ओर, दैट मीन्स उसमें जो आपका प्रतिफल है और जो अभिकारक है दोनों की परमाणु संख्या बराबर अगर होती है, वैसा समीकरण रासायनिक संतुलित समीकरण है। क्वेश्चन क्या था कि रासायनिक संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन से ही हम लोग आंसर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसके परमाणुओं की संख्या दाईं ओर और बाईं ओर, दैट मीन्स बाईं ओर या दाईं ओर। बाईं ओर क्या होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, जो समीकरण में भाग लेते हैं, और जो बन के तैयार होता है उसको प्रतिफल कहते हैं, जो कि दाईं ओर एरो का निशान दे करके लिखते हैं। इस तरह के जो समीकरण की परमाणुओं की संख्या अभिकारक और प्रतिफल के दोनों के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर और बाईं ओर दोनों बराबर होती है, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल कैसे होगा, यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा रासायनिक समीकरण होगा H2 + O2, ये हम लिख दिया। ये हमारा यहाँ जो अभिकारक होगा ये हमारा क्या होगा, अभिकारक बन के क्या तैयार होगा, H2O। अब देखेंगे कि क्या ये हमारा बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1, 1 है, दैट मीन्स ये संतुलित नहीं है। हमको इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे 4 हो गया, हम लोग यहाँ भी 2 देंगे, तो ये हमारा प्रतिफल आ गया, ये हमारा प्रतिफल हो गया। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इस तरह के और भी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। और जब समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम से, एकदम सिंपल, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ IUPAC वगैरह नाम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ खास सूत्र, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नीलत होता क्या है, या आपका जो धोबिया सोडा होता है वह क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, ये तमाम चीज़ों को मैं, खास चीज़ों को, वैसे जो एग्जाम में आते हैं उन चीज़ों को मैं बताऊंगा। और आप देखेंगे जैसे कि आप समझ चुके हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम बताएंगे आगे भी फिर। अब जो खास और जो सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चन है, जो केमिस्ट्री में, रसायन में, विज्ञान में आपसे जो पूछे जाते हैं, वह है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप वॉच कर रहे हैं विदाउट स्किप किए हुए, और अगर आपकी ध्यान अगर बिल्कुल मतलब मेरे तरफ है, यकीन मानिए क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे ऊष्माक्षेपी के बारे में लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा और ऊर्जा, दैट मीन्स गर्मी, बाहर निकलती हो, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सांस लेना, हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो नाक से गर्म गर्म हवाएं बाहर निकलती है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया। सेकेंड हमने बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी हो गया। ऊष्माशोषी के बारे में देखेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसके दौरान ऊष्मा ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है बल्कि सोख ली जाती है, उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि एक परख नली लेते हैं और उसके अंदर कुछ गैसेस को हम लोग जो है मिलाते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, और जो है कांच की रड से उसको हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जब देखेंगे तो ग्लास की जो सतह होती है वो ठंडी होती है। तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में जो ग्लास की जो सतह पर हमने जो दो गैसेस को हम मिक्सर किया, कंपोजिशन किया, तो उसकी सतह ठंडी होती है। और ऊष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर जो सतह होती है वो गर्म होती है। इस तरह से इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। आगे जो है हम लोग उस चीज़ को देखेंगे और एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस को हम लोग बताएंगे और उसको देखेंगे। अब हम लोग एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका होगा कि एक्वेरेजिया से क्या समझते हैं। एक्वेरेजिया क्या है, एक्वेरेजिया से क्या समझते हैं और इसके क्या उपयोग है। तो हम लोग लिखेंगे कि एक्वेरेजिया जो है वो 3:1 का अनुपात का एक मिश्रण है, जिसके अंदर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या दो चीज़ों का 3:1 का अनुपात में एक भभकता हुआ द्रव है, जिसके अंदर गोल्ड भी अगर जाता है, सोना, तो वो भी पिघल जाता है। तो एक्वेरेजिया क्या है, अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल अपने शब्दों में लिखेंगे। एक्वेरेजिया एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा रासायनिक समीकरण है जो 3:1 का अनुपात में है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक मिश्रण है जो 3:1 का अनुपात में होता है, और ये भभकता हुआ एक द्रव है, और इसमें जो है गोल्ड अगर सोने को भी डालते हैं तो उसको पिघला देता है। हालांकि ये दोनों सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों जब अलग अलग रहता है तो इस तरह की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जब दोनों 3:1 का रेशियो में जब होता है तो ये गोल्ड को भी पिघला सकता है। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। लिखेंगे कि जब एक से अधिक धातु जब आपस में मिल करके कुछ नए चीज़ों का निर्माण करते हैं तो मिश्र धातु होते हैं, या एक धातु और एक मिश्र धातु जब आपस में जब मिलते हैं तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे टीन अगर हम लोग लेंगे, टीन और जस्ता रखेंगे, वो आपका मिश्र धातु हो गया। जैसे कि तांबा हम लोग लेते हैं तो पीतल और कांसा, ब्रोंज, दोनों मिल करके वो मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि कार्बन के कितने अपरूप हैं और उसके क्या उपयोग हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं और उसके क्या उपयोग है। तो लिखेंगे एग्जाम में कि कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो है काफ़ी कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का इस्तेमाल गहना में, अंगूठी वगैरह में, हार में, जैसे कि आप जानते हैं, ऑर्नामेंट्स में होता है। जबकि ग्रेफाइट का प्रयोग लुब्रिकेंट्स में होता है, चिकनाहट को पैदा करने के लिए होता है। या आपने हीरा को तो बहुत जगह देखा होगा, सिनेमा घरों में, डायमंड में, ज्वेलरी शॉप में, या किसी का रिंग में, अंगूठी में, हार में। बट ग्रेफाइट्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो अक्सर बच्चे ही बोलते हैं कि ग्रेफाइट के बारे में हम नहीं जानते, ग्रेफाइट नहीं देखें। जबकि ग्रेफाइट बचपन से हमारा साथी है, वो फैमिलियर है। क्यों? वो हमारे पेंसिल के अंदर जो लीड होती है, लकड़ी की जो पेंसिल होती है, अप्सरा, डॉम्स वगैरह की पेंसिल जो आती है, उसके हम लोग बचपन से जो लिख रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल्स जो है, लीड जो है, वो ग्रेफाइट होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में? हीरा के 2 अपरूप होते हैं कार्बन्स के, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी शॉप्स वगैरह में होता है, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल लुब्रिकेंट में और पेंसिल वगैरह में होता है। इसी पर एक और क्वेश्चन बन के निकल करके आता है, हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, आप अंतर बतलाएं। तो लिखेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्यतः कई अंतर हैं। मुख्य रूप से जैसे हीरा जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, हीरा कठोर होता है, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, और हीरा
का इस्तेमाल गहने वगैरह में, ऑर्नामेंट्स वगैरह में किया जाता है। जबकि ग्रेफाइट के बारे में क्या लिखेंगे कि ग्रेफाइट जो है सबसे पहले लिखेंगे वह हीरे के जैसा कठोर नहीं होता है। ग्रेफाइट चिकनाहट पैदा करता है, लुब्रिकेंट में इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हमारे पेंसिल में लिखने के काम में प्रयोग होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये उसके अंदर अंतर है। इस सारी चीज़ों को आप बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट कर करके देखिए, यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है बायो से देखेंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहिए, एक लेक्चर में आपको साइंस में क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो है हम लोग बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि हर साल पूछता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 100 पोषण क्या होता है और 100 पोषण को पूरा करने के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर 100 पोषण होता क्या है। 2 तरह के पोषण होते हैं, 100 पोषण और एक पर पोषण। वैसा जीव या वैसे पेड़ पौधे जो स्वतः अपना भोजन तैयार करते हैं, किसी दूसरे की चीज़ पर डिपेंड नहीं रहते हैं, न उसके लिए कहीं वो जाते हैं, उसको हम लोग 100 पोषण कहते हैं। और 100 पोषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो 2 क्वेश्चन है। एक 100 पोषण क्या है, 100 पोषण की आवश्यक शर्तें क्या है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की क्या क्या किस चीज़ की आवश्यकता है और प्रकाश संश्लेषण क्या है विस्तार से समझाएं, या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है इसका सूत्र के साथ लिखें या उदाहरण लिखें। तो 2-3 तरह क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा, लेकिन तीनों का आंसर एक ही है। पहला 100 पोषण क्या है और 100 पोषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को लिखें और उदाहरण समझावें, या प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है और उत्पाद के रूप में क्या बनकर तैयार होता है। 3 क्वेश्चन हुए, तीनों का एक आंसर लिखेंगे। 100 पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें वह जीव स्वतः अपना भोजन खुद ब खुद वो तैयार कर लेता है, किसी दूसरे पर वो आश्रित नहीं होता है, न वो कहीं जाता है। जैसे 100 पोषण की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में होती है। अब 100 पोषण के लिए आवश्यक शर्तें या प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, या प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या जरूरत है, तो मैं आपको बतला दूं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि 100 पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कच्ची सामग्री की जो आवश्यकता है वह यह है, सबसे पहले कि पत्तों से क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक कहते हैं, पत्तों से क्या मिलेगा, हरित लवक, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। सेकेंड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, जड़ों द्वारा खींचे गए खनिज लवण। नंबर 4, सूर्य की रोशनी। ये 4 चीज आवश्यक कच्ची सामग्री है जिसको पेड़ पौधे लेकर के अपना भोजन तैयार करती है। उसको 100 पोषण कहिए या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहिए, बात सेम है। लिखेंगे, अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर आ जा रहा है तो थोड़ा उसको ट्विस्ट करके लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे स्वतः अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसमें पत्तों से क्लोरोफिल या हरित लवक, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों द्वारा खनिज लवण और सूर्य से सूर्य की प्रकाश या सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए क्या चीज़ है, क्या इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6CO2 प्लस 6CO2 में लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 12H2O, 12H2O। उसके बाद एक हम लोग यहाँ एरो बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ऊपर लिखेंगे सूर्य प्रकाश, ऊपर क्या लिखेंगे, सूर्य प्रकाश। उसके बाद प्रोडक्ट में ग्लूकोज बनता है C6H12O11 प्लस
6 प्लस H2O, यहाँ पर 6H2O प्लस CO2, ये आपका बन करके जो है 6O2 ये आपका बन करके जो है वो तैयार होगा। वो चीज़ हम लोग देखेंगे 6O2। तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, क्योंकि काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, फिर क्लोरोफिल, फिर सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज, उसके बाद जल, फिर ऑक्सीजन। तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये आपका बन करके तैयार होता है 6C6H12O6। इस तरीके से आपका जो है वो बनकर तैयार होगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य की रोशनी से और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पत्तों से क्लोरोफिल और जमीन के जड़ों द्वारा खनिज लवण खींचकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो चीज बनते हैं। नेक्स्ट, अगर 100 पोषण की प्रक्रिया के लिए कह रहा है तो 100 पोषण के लिए वही चीज लिखेंगे, क्लोरोफिल पत्तों से, जड़ों से खनिज लवण, हवा से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज से सूर्य की रोशनी, और यही कच्ची सामग्री इसी का नाम। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कुछ खास क्वेश्चंस को देखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या है, उस पर हम लोग गौर करेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है ना कैसे क्या है। एक और भी खास क्वेश्चंस है, अगर आप थके नहीं हैं, बने हुए हैं पूरे एनर्जी के साथ, तो एक और क्वेश्चन देखिए कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो लिखेंगे कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कुछ खास परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग जल्दी थक जाते हैं, सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती है, साथ ही साथ हमको एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है जिसको खून की कमी कहते हैं। जब हमारे बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की प्रचुर मात्रा अगर रहती है तो हमारी जो लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन मिक्स होती है और ऑक्सीजनित जो ब्लड जो है वो हमारे पूरे रगों में दौड़ता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी और ताकत मिलता है। तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो लिखेंगे कि हमारा दम फूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, हम जल्दी थक जाते हैं, थका सा महसूस करते हैं, और जब हीमोग्लोबिन की जब कमी जब हो जाती है तो हमको एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है जिसको खून की कमी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स, जैसे मैंने बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या है और वो हमारे लिए उसका क्या महत्व है। तो लिखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। लिखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, उससे हमारे बाल मजबूत होते हैं, काले होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही साथ हमारा जो शारीरिक जो विकास है वो बढ़ता है और हमारी बुद्धि भी बढ़ती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन्स का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। और भी एक से बढ़कर एक चीज़ों को मैं आपके सामने साझा करूंगा, शेयर करूंगा। बस आप हमारे अगले सीरीज़ का वेट कीजिए, और जितना आप वॉच करते हैं, लाइक, व्यू और सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारे लिए फ्यूल्स का काम करता है। तो आप देखिए, आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को बताइए। और एक से बढ़कर एक, इसके बाद साइंस की एक और क्लासेस चलेगी, उसके बाद मैं SST के बारे में बतलाऊंगा। आपका जो कुछ भी पेपर है, लैंग्वेज है, इंग्लिश है, मैं उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर एक क्लासेस और बेस्ट क्लासेस 50 जो क्वेश्चन होता है धमाकेदार मैथ्स का ऑब्जेक्टिव मैं बतलाऊंगा कि जो सीधा जाकर आपको मैच करेगा। सिर्फ मैं 50 ही क्वेश्चन बतलाऊंगा और उस 100 में आपके 50 क्वेश्चन वो टैली करेंगे। बस आप बने रहिए,
वेट कीजिए अगले सीरीज़ का, वॉच करते रहिए। तब तक हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।